दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त देवेंद्र मेवाड़ी। तुम्हें पता है, हम आजादी के आगाज का जश्न मना रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को बंबई के एक विशाल मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। वह दिन अगस्त क्रांति का दिन था। बंबई का वह विशाल मैदान अब इतिहास में अगस्त क्रांति मैदान के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। दोस्तों, उस दौर में भारत के सभी नागरिकों में देश प्रेम के जज्बे का जैसे एक तूफान आ गया था। लोग देश के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार थे। किसान हो या मजदूर, व्यापारी हो या करोड़ों आमजन, आजादी पाने के लिए सभी कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अगस्त क्रांति के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो के बिगुल ने सभी में जैसे एक नया जोश भर दिया। उस दौर में प्रगति का पहिया तो केवल अंग्रेजों के फायदे के लिए आगे बढ़ता था। अतीत में ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नई मंजिलें हासिल करने के बावजूद गुलामी के दौर में हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति थम गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों के दिल में कुछ कर गुजरने और आजादी पाने का जोश भी उफन रहा था। तुमने हमारे देश के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। 10 दिसंबर 1930 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में रामन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्टॉकहोम, स्वीडन पहुंचे। वहां के राजा गुस्ताव ने नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। दोस्तों, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने लिखा है कि जब उन्होंने उस भव्य हॉल में चारों ओर देखा तो वहां सभी विदेशी चेहरे दिखाई दिए। वे लिखते हैं, मेरे देश का कोई व्यक्ति वहां नहीं था। वहां पगड़ी और बंद गले का कोट पहने बस मैं अकेला भारतीय मौजूद था। तब मुझे लगा कि अकेला मैं ही अपने देश और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैंने पीछे घूमकर देखा कि मैं अंग्रेजों के यूनियन जैक झंडे के नीचे बैठा था। उस समय मुझे लगा कि यहां मेरे गरीब देश भारत का झंडा भी नहीं है। मन में यह विचार आते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, हमारे देश के एक और महान वैज्ञानिक हुए हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। उनके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, यह विश्वास करना कठिन है कि साधारण सी भारतीय वेशभूषा और सरल व्यवहार वाला यह व्यक्ति महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर हो सकता है। दोस्तों, वे इतने विद्वान वैज्ञानिक थे लेकिन बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अंतिम वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में केवल एक कमरे में रहते थे। उस कमरे में केवल एक चारपाई, एक छोटी सी मेज, एक छोटी कुर्सी और किताबों से भरी हुई अलमारी थी। उनका पहनावा भी बहुत ही सीधा साधा होता था, कुर्ता धोती, कोट और शॉल। लोग कहते थे प्राचीन काल के ऋषि मुनि शायद ऐसे ही होते होंगे। आचार्य राय ने देशभक्ति की भावना उनमें बहुत कूट कूट कर भरी थी। वे कहते थे, विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं। वे स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे और असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों के लिए खुलकर आर्थिक सहायता देते थे। कलकत्ता में किसी मंच पर महात्मा गांधी को पहली बार वे ही लाए थे। वे कहते थे कि बापू के विचारों ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। वे जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो ये सोचते थे कि मेरा देश भारत भी दुनिया के अन्य देशों की तरह किसी दिन ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगा। उसके 50 साल बाद उन्होंने कहा, अब आधी सदी बीत चुकी है, मुझे संतोष है कि मेरा सपना काफी हद तक साकार हो चुका है। भारत में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के अहम योगदान के आधार पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री लिखी। देश विदेश में विज्ञान के इतिहास में इसे
अनूठा योगदान बताया गया। दोस्तों, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो तुम जरूर जानते होगे। उन्हीं ने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, वे भी दुख दर्द अनुभव करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में उनके पिताजी हालांकि डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, लेकिन वे देशभक्ति की भावना से काम करते थे। वे आचार्य जगदीश चंद्र बोस को स्थानीय अंग्रेजी स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी और विदेशी संस्कृति का ज्ञान कराने से पहले वे उन्हें अपनी मातृभाषा और संस्कृति से परिचित कराना चाहते थे। इसलिए जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जगदीश चंद्र बोस का एडमिशन बांग्ला भाषा में शिक्षा देने वाली एक पाठशाला में कराया। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आम जन से दूर हो, इसलिए उन्होंने आगे चलकर जगदीश चंद्र बोस को प्रतिष्ठित भारतीय लोक सेवा में भी नहीं जाने दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा आम लोगों का मददगार बने, अंग्रेजों का नहीं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस को जब उच्च शिक्षा सेवा में नौकरी मिल गई तो उनसे कहा गया कि उन्हें अंग्रेजों की तुलना में आधा वेतन मिलेगा। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और 3 साल तक वेतन ही नहीं लिया। आखिर अंग्रेज अधिकारियों को उन्हें स्थायी नौकरी देकर अंग्रेजों के बराबर 3 साल का वेतन एक साथ ही देना पड़ा। अच्छा, अब सुनो प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाद साहा का किस्सा। उनका जन्म ढाका में सेवरातली गांव के एक सामान्य परिवार में हुआ था। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। गांव में प्राथमिक शिक्षा के बाद वे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए गए। वहां वे एक डॉक्टर के घर पर उनकी गाय की सेवा करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे और बर्तन भी खुद धोते थे। उन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा में पूरे ढाका जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे पढ़ने के लिए वे ढाका चले गए और वहां सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल गई। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि एक बार बंगाल का गवर्नर सर बैमफील्ड फुलर उनके स्कूल में पहुंचा। सभी विद्यार्थियों से कहा गया कि वे साफ सुथरी ड्रेस और जूते पहनकर आएं, लेकिन मुआयने के समय मेघनाद साहा नंगे पैर खड़े थे। इसे गवर्नर का अपमान समझा गया और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी छात्रवृत्ति भी रोक दी गई। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि साहा के पास जूते खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे, इसलिए वे उन दिनों बिना जूतों के ही स्कूल में आ रहे थे। वे बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी थे, इसलिए उन्हें वहीं एक और स्कूल किशोरीलाल जुबली स्कूल ने अपने यहां एडमिशन भी दे दिया और छात्रवृत्ति भी। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी वैज्ञानिक का किस्सा सुनाता हूं जिन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने संकल्प किया कि वे जीवन भर केवल खादी के कपड़े पहनेंगी और उन्होंने ये संकल्प पूरा किया। उस वैज्ञानिक का नाम था अन्ना मणि। उनका जन्म त्रावणकोर केरल में 23 अगस्त 1918 को हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा त्रावणकोर में ही प्राप्त की। जब वे 8 वर्ष की थीं तो उन्होंने, जानते हो, स्कूल के पुस्तकालय की मलयालम की सभी पुस्तकें पढ़ ली। 8वें जन्म दिवस पर उनके माता पिता अपनी बेटियों को हीरे के ईयर रिंग मतलब कर्णफूल देते थे, लेकिन अन्ना मणि ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे कर्णफूल नहीं चाहिए। माता पिता ने पूछा, तो क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका चाहिए। तो अन्ना मणि के लिए माता पिता ने यह विश्वकोश खरीद दिया, जिसे वो अक्सर पढ़ा करती थी। जब अन्ना मणि 12 वर्ष की थी तो उसने पुस्तकालय की अंग्रेजी की सभी पुस्तकें पढ़ डाली थी। यही अन्ना मणि भारत की महान मौसम वैज्ञानिक बनी। आज हम जिस ओजोन परत की बात सुनते हैं ना, सबसे पहले अन्ना मणि ने ही उसकी चर्चा की थी। उन्होंने मौसम वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम 100 उपकरण विकसित किए। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुई और केरल के प्रसिद्ध जाति और छुआछूत विरोधी आंदोलन वाइकोम सत्याग्रह से भी जुड़ी। उसी आंदोलन में वे गांधी जी के संपर्क में आई। तो दोस्तों, आजादी की उस लहर के दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने भी
अपने जीवन में खूब संघर्ष किया और एक नए प्रगतिशील भारत का सपना देखा। आजादी मिलने के बाद उन्होंने अपने अपने विषयों में नई नई खोजें की और दुनिया में अपने साथ ही भारत देश का नाम भी रोशन किया। तुम भी कल के नए भारत का सपना देखना और बड़े होकर उस सपने को पूरा करना, ठीक है?